चलो ना, हम सब साथ में खाना खाते हुए फोटोज क्लिक कर लेते हैं। लाइफ में पहली बार मैंने इतना रॉयल बर्थडे मनाया है। मुझे तो बहुत मजा आया। देखो बेटा, हम तुम्हारी खुशी को बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि यहाँ पार्टी में सभी लोग तुम्हारे लिए आए हैं और तुमने किसी मेहमान के साथ ठीक से बात भी नहीं की और तो और कोई पल अच्छे से एंजॉय तक नहीं किया। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुमने तो पूरी पार्टी में बस फोटोज और वीडियोज ही शूट किए हैं। तुम्हारा एक ही काम है, बस फोटोज और वीडियो शूट करो और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और बाकी लोगों को जलाते रहो। भला ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? और अगर तुम यही सब करती रहोगी ना, तो एक दिन अंदर से पूरी तरह खोखली हो जाओगी और कुछ नहीं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। गुनाह की तो कोई बात ही नहीं है बहू। अरे आज तेरा जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के इस शुभ अवसर का हर एक पल खुशी से जीने की जगह पर तू तो बस दिखावे में ही व्यस्त रही। जन्मदिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है और तो और सभी अपने व्यस्त जीवन में से कीमती समय निकाल कर तेरे लिए तेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आए थे। पर तूने क्या किया? तू तो बस अपने में ही मगन थी। दुनिया की तो तुझे कोई सुध बुध ही नहीं रही। ऐसी बात नहीं है दादी जी। ऐसी ही बात है। यूं ही ये बाल सफेद नहीं हुए मेरे। अरे तू अपने सास ससुर और पति को बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। समझी कि नहीं? पर दादी, मैं तो बस यादें बना रही थी और इन्हीं फोटोज और वीडियोज के जरिए आज से 10 साल बाद भी मैं इन पल को देख पाऊंगी। हमें सब समझता है सुनैना कि तुम वाकई में यादें बना रही हो या फिर अपने सोशल मीडिया के लिए नया कंटेंट बना रही हो। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सुनैना का स्वभाव भी काफी बुरा होने लगता है। ऐसे ही एक रोज, अरे छोटी सेठानी जी, बड़ी वाली गाड़ी अभी तक धोई नहीं है, इसीलिए इसी गाड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि बाकी की 3 गाड़ियां तो छोटे सेठ और बड़े सेठ कंपनी लेकर गए हैं। 2 घोड़ी के ड्राइवर, तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी मर्जी से सारे फैसले ले सकते हो? तुमने कहा तो मैं इस गाड़ी में जाने के लिए मान जाऊंगी। जानते हो ना, अब मैं इस घर की बहुरानी हूँ, तो मेरे हर एक हुक्म का सर आंखों पर पालन करना होगा तुम्हें। जी छोटी सेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। जाओ और जाकर दूसरी वाली गाड़ी साफ करो और 15 मिनट में गेट पर खड़ी करो। मैं आ रही हूँ। जी ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी दूसरी वाली गाड़ी साफ कर देता हूँ। फिर वो ड्राइवर डर के मारे फटाफट दूसरी वाली कार साफ कर देता है और वो सुनैना को उसी में लेकर जाता है। ये सब दादी ने दूर से देख लिया होता है। फिर शाम में जब सुनैना वापस लौटती है, तभी, सुनैना बहू, तुझ में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। तुझे बनवारी से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बनवारी? अब ये कौन है? वही जो गाड़ी चलाता है, जिसके साथ तुमने आज दोपहर को बाहर जाते समय बदतमीजी की, उसे नीचा दिखाया और अपमान करके उससे ऐन वक्त पर गाड़ी धुलवाई। ये सब क्या है सुनैना? मुझे माँ जी ने सब कुछ बताया है। जो गाड़ी उस समय पर उपलब्ध थी, तुम उसी में चली जाती ना। तुमने बनवारी का अपमान करके उससे दूसरी गाड़ी क्यों धुलवाई? अब वो कोई हमारा सगा थोड़ी ना है। वो तो बस एक मामूली सा ड्राइवर है और मेरा मन था कि मैं दूसरी वाली गाड़ी में ही जाऊं, इसलिए मैंने उससे इन वक्त पर वो गाड़ी धुलवाई। पर आप लोगों को क्या हुआ है? आप लोग तो खामखा इन नौकर चाकरों को इतना लाड़ प्यार देते हो, लेकिन आपको पता भी है, असल में इन नौकरों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। बस करो सुनैना, जरा सोच समझ कर बात किया करो। इस घर में कोई नौकर नहीं है। यहाँ के सभी लोग घर के सदस्य के समान हैं, क्योंकि वो सब भी इस घर को अपना मानकर ही काम करते हैं। लेकिन तुम ये सब बातें कहाँ समझने वाली हो? देख बहू, आज पहली बार था
इसीलिए मैं तुझे बस समझा ही रही हूँ। लेकिन मुझे ये सब नहीं चलेगा। मैंने देख लिया सो कह दिया। लेकिन अगली बार से सबके साथ प्रेम और आदर सम्मान से ही पेश आएगी तू। इतना कहकर दादी और मालविका वहां से चली जाती हैं। प्रेम और आदर मेरी चुत्ती। इन सब की बातें सुनकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। इन लोगों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज, बाप रे, ये क्या है भाभी, आपने तो पूरे 2 लाख रुपए की शॉपिंग की है, वो भी सिर्फ नाइट सूट्स की। हाँ तो, अरे इतनी शॉपिंग तो मैंने भी आज तक नहीं की जितनी की आप कर रही हो। कमाल है भाभी। जब मैं खुद ही इतनी कमाल हूँ तो मेरी शॉपिंग भी कमाल की होनी ही चाहिए ना। अब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का इतना अमीर होकर भी कोई फायदा नहीं है। पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही नहीं। जब देखो तब अपनी इच्छाओं को मारते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, ये तो बस आपकी सोच है। बाकी हम सब तो अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। हमें साधारण कपड़ों में भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी महंगे कपड़ों में मिलती है। आप बस अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ दिखावे और घमंड का चश्मा हटाइए, फिर आपको सब कुछ समझ आएगा। हो तो तुम मुझसे छोटी ही, लेकिन बातें तो एकदम बड़ों वाली करती हो। अब क्या करे भाभी, आप तो बड़ी होकर भी ऐसी छोटी और बेतुकी बातें करती हो। इसीलिए मुझे आपको बड़ी बड़ी बातें करके समझाना तो पड़ेगा ही ना। जिया की बातें सुनकर सुनैना का मुंह बंद पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे लॉन में ये इतने सारे लोग क्यों हैं? अच्छा वो, अरे ये सब तो इंटीरियर डिजाइनर और टॉप के आर्किटेक्ट्स हैं। हमारा घर बाहर से एकदम खंडर की तरह है ना, बिल्कुल किसी भूत बंगले का गेट लगता है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अब बाहर का एरिया एकदम रॉयल करके ही रहूंगी। क्या? हाँ राज, घर वाले अब सीधे 1 हफ्ते के बाद आने वाले हैं और ये लोग सब स्पीड में काम करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर हमारा आलीशान घर बाहर से भी उतना ही आलीशान हो जाएगा। फिर बाहर आने जाने वाले लोग भी हमारे घर को देखकर बस देखते ही रह जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मैंने दिल्ली के एक फेमस जगह से नजरबट्टू मंगवाया है। हम उसे गेट पर लगा देंगे ताकि हमारे घर को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। हे भगवान, देखो सुने ना, ये घर सिर्फ हम दोनों का नहीं है, इसमें बाकी लोग भी रहते हैं। इसलिए तुम्हें उनकी परमिशन लेनी होगी। उनसे ऐसे बिना पूछे ये सब करना सही नहीं होगा। क्या तुम भी राज? अरे हम सबको सरप्राइज देंगे ना। सोचो, जब वो चारों गांव से वापस आएंगे और बाहर से घर को देखेंगे तब उन्हें कैसे फील होगा? अरे वो तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो तो मेरी तारीफों के पुल बांधने लग जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग तुम्हारी तारीफों की जगह पर गालियों के पुल बांधने लग जाए। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो राज? देखो सुने ना, अगर हमें घर को बाहर से सुंदर बनाना ही होता तो हम उसे कब का बना देते। लेकिन माँ पापा और दादी ने जानबूझकर बाहर से घर को वैसा ही रखा है। बाहर का कोई काम नहीं किया गया क्योंकि हम लोग गेट के बाहर नहीं रहते, अंदर रहते हैं। तो इसीलिए जो भी काम करवाया है वो एकदम A1 क्वालिटी का करवाया है, और वो भी केवल अंदर के हिस्से में, बाहर लोगों को दिखाने के लिए नहीं या फिर लोगों की तारीफ सुनने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हमारे परिवार में ये सब है ही नहीं। सबकी सोच बहुत अलग है जो आजकल के लोगों की समझ से परे है। सॉरी राज, लेकिन सच कहूं तो निहायत ही अजीब और बेकार सोच है तुम्हारे घर वालों की। इससे अच्छा तो वो लोग कभी अमीर होते ही नहीं। अरे एक ही तो जिंदगी है यार, तो इस तरह से उसे जीने का क्या फायदा? उल्टा यही जीने का सही तरीका है। हमें लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना चाहिए। सोच बदलने या अपग्रेड करने की जरूरत मेरे घर वालों को नहीं बल्कि तुम्हें है सुनैना। इसीलिए अभी के अभी इन लोगों को वापस घर भेज दो,
बाकी मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन राज, मेरी बात तो सुनो। सुनैना को राज पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन जब घर में पंडित जी आते हैं, तभी, कौशल्य जी, आपके बेटे ने तो घर को बड़ा ही आलीशान बनाया है। बाहर से देखकर तो हम पहचान ही नहीं पाए कि ये आपका ही घर है। जी पंडित जी, धन्यवाद। ओ नो दादी, पंडित जी के कपड़ों पर देखिए, कितनी धूल लगी हुई है। आप सोफे पर नहीं बैठ सकते। उठिए। दादी जी, अगर पंडित बुलाना ही है तो कोई अच्छे खासे बैकग्राउंड वाले पंडित को बुलाइए ना। ये छोटे मोटे मंदिर वाले पंडित को क्यों बुलाते हो आप? जरा इनके कपड़े तो देखो, कितने मैले हुए हैं। बहू, हद में रहकर बात कर। तू पगला गई है क्या? पंडित जी चाहे बड़े मंदिर के हो या छोटे मंदिर के हो, वो तो पंडित जी ही होते हैं। उनमें अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इनके कपड़े मैले नहीं हैं, बल्कि इस पर तो कुमकुम लगा हुआ है। अभी के अभी इनसे माफी मांग। रहने दीजिए कौशल्य जी, नादान है ये, यूं ही बातों बातों में बोल दिया होगा। कोई नादान नहीं है ये, बहुत चालाक है ये लड़की। दादी का गुस्सा देखकर सुनैना अब डर जाती है और वो पंडित जी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। सुनैना का घमंड दिन ब दिन बढ़ने के कारण ससुराल वाले तय कर लेते हैं कि अब वो उसे उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मेरे घर आई हो। हमें तो तुमसे भी ज्यादा खुशी हुई है जिया। योर हाउस इज जस्ट फैबुलस। एग्जैक्टली। किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर भी इतना सुंदर नहीं होता होगा जितना कि तुम्हारा घर है। थैंक यू सो मच गाइस। अरे वाह जिया, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। हाय, मैं सुनैना हूँ, जिया की भाभी, सिस्टर इन लॉ। क्या हुआ? मैंने तुम दोनों से ही बात की। अरे भाभी, ये दोनों आपसे बात नहीं करना चाहती। अमीर है ना ये, और अब आप कितना भी क्यों ना कर लो, हो तो आप बाहर की ही, अभी अभी आई हो ना, तो आपको अमीर समझने में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये लोग तो बस अमीर लोगों से ही बात करती हैं, इसलिए अब आप चाहिए यहाँ से। क्या? सुनैना को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। जिया ऐसे कैसे बोल सकती है? और उसकी वो सहेलियां, वो भी ऐसे कैसे सोच सकती है भला? फिर एक दिन जब सुनैना की माँ रमा उसके घर आती है, तभी, वाह सुनैना बेटा, तू तो बिल्कुल किसी सपने जैसे घर में रहती है। बड़ी खुशकिस्मत है तू, जो तुझे इतना बढ़िया घर मिला है। और तेरे घर वाले तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे मालविका बहन, ये टीवी तो कितना बड़ा है, काफी महंगा होगा ना? हाँ माँ, होगा कोई 1-2 लाख का। अरे नहीं सुनैना, ये कोई 1-2 लाख का नहीं, पूरे 10 लाख का टीवी है। खास पेरिस से मंगवाया है इसे। क्या? हाँ रमा बहन, हमारे घर में कोई भी चीज साधारण नहीं है। ये फ्लोरिंग जिस पर आप खड़ी हो, ये यहाँ पर जो ग्लास है, ये लाइट्स, ये पर्दे, ये सोफा और ये फर्नीचर, सब कुछ महंगे से भी बहुत ज्यादा महंगा है। इतना महंगा कि आपकी सोच भी उधर तक नहीं जा सकती। बाप रे, हमारा तो घर भी इतना महंगा नहीं होगा जितना कि ये टीवी है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे लेकर जा सकती हो। सिर्फ टीवी ही नहीं, आपको हमारे घर में जो कोई चीज पसंद है वो आप सब लेकर जाओ। वो क्या है ना, आप मेरी समधन हो, तो हम आपको सब कुछ फ्री में दे सकते हैं। जी नहीं धन्यवाद। सुनैना को मालविका का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर रमा के जाने के बाद, ये सब क्या था माँ जी? आपने मेरी माँ के साथ इस तरह से बात क्यों की? उनके चेहरे से ही साफ साफ दिख गया कि उन्हें आपकी बातों का कितना बुरा लगा है। माना कि वो मिडिल क्लास है, लेकिन आपको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे पर मैंने ऐसा क्या गलत कहा तुम्हारी माँ को? तुम ही तो कहती हो ना कि अपनी अमीरी का दिखावा करना चाहिए, तभी लोगों को समझ आएगा कि हम लोग कितने अमीर हैं।
फिर भी माँ जी, आपके शब्द सही नहीं थे। उस दिन चिया ने भी मुझे उसकी सहेलियों के सामने बेइज्जत कर दिया और आज आपने मुझे और मेरी माँ को बेइज्जत किया है। क्यों? अब तुझे समझ आ रहा है ना कि जब भी कोई अपनी अमीरी का घमंड करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है तब उसे कैसा महसूस होता है? सुनैना शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे झुका लेती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। शायद आप और बाकी सब सही कह रहे थे, पर जब आज ये सब मेरी और मेरी माँ के साथ हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तू चिंता मत कर, मैं अलग से जाकर तेरी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। लेकिन उससे पहले तू सुधर जा और इस तरह से जीना बंद कर दे। खुद में खुश रहे। लोगों को नीचा दिखाकर मिलने वाली खुशी इंसान को एक ना एक दिन पूरी तरह बर्बाद कर देती है। हाँ माँ जी, आज मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई है। फिर सुनैना पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और घर के सभी लोग उसे गलती सुधारने का एक और मौका देते हैं। घर जाने के बाद ईशानी उपासना को कॉल करती है। माँ फिर से मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। पता नहीं इन्हें बीच बीच में क्या हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ नहीं, दुश्मन है दुश्मन। क्योंकि ऐसा व्यवहार तो सिर्फ दुश्मन ही करते हैं। एक काम करती हूँ, पापा को ही कॉल करती हूँ। फिर ईशानी परिमल को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बताती है। फिर उसके बाद, ये लो उपासना, ईशानी का कॉल आया है, बात करो उससे। आज तुमने उसे और वृंदा जी को मार्केट में देखकर अनदेखा क्यों किया? मैंने किसी को भी नहीं देखा मार्केट में। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए वहां से निकल आई मैं। क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम ईशानी से बात तो करो ना। ये लो, फोन पकड़ो। वो मुझे रसोई में कुछ काम है, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। अरे पर रहने दीजिए पापा, जब माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब भी मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर कॉल कट करने के बाद परिमल रसोई में जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर ही है ना, या घुटनों में चला गया है? अरे किस गांव की महारानी समझती हो खुद को? इतना घमंड, इतना गुस्सा, ये सब तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर उन दोनों को देखकर अनदेखा किया होगा। अरे उन दोनों ने तो तुम्हें आवाज भी लगाई थी। हाँ किया मैंने उन्हें जानबूझकर अनदेखा। तो क्या हुआ? मुझे नहीं करनी उन लोगों से बात। और ये घमंड और गुस्से का पाठ मुझे मत पढ़ाइए आप। मुझसे ज्यादा गुस्सा और घमंड तो उन लोगों में है, और इसीलिए उस बर्थडे के दिन से मैं उन लोगों के साथ वैसा ही गलत बर्ताव करती हूँ। बस करो उपासना, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया था। एक तुम ही हो जो एक छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींची जा रही हो। अरे उनके मन में तो कोई पाप नहीं है, बस तुम्हारे मन में ही है। वो बेचारे तो तुम्हें पूछ भी रहे थे, तुम्हें कितने कॉल किए उन्होंने। यहाँ तक कि वृंदा जी खुद तुमसे माफी मांगने आई, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। खैर, तुम्हें ये सब समझाकर कोई फायदा नहीं। लेकिन आइंदा से अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे ईशानी के ससुराल वालों को ठेस पहुंचे, तो वाकई में उपासना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। बस बहुत हुआ अब। इतना कहकर परिमल वहां से चला जाता है। बढ़िया है धमकी देने वाले। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उपासना चौबे नाम है मेरा। वन वुमन आर्मी हूं मैं। वही दूसरी तरफ आज मार्केट में जो हुआ, वो माँ ने मुझे सब बताया ईशानी। तो माँ जी का गुस्सा अभी तक शांत हुआ कि नहीं? तुमने तो उन्हें कॉल भी किया था ना? नहीं राज, मैंने नहीं किया। मैं तो उनकी कॉल की राह देख रही हूँ। पता नहीं माँ इतने गुस्से वाले क्यों हैं। कभी कभी तो उनके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरी माँ के कारण तुम्हारे माँ पापा को कितनी ठेस पहुंच रही है, फिर भी वो लोग इतने मैच्योरली सब कुछ समझ कर ले रहे हैं। और आजकल के जमाने में
सगे माँ बाप भी इतना समझकर नहीं लेते। अरे कोई बात नहीं बाबा, तुम्हें इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। इट्स ओके। माँ जी के गुस्से में भी ढेर सारा प्यार छुपा हुआ है। वो कहते हैं ना, हम गुस्सा उन्हीं से होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ये तो बस कहने वाली बातें हैं राज। एनीवेज, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो ना, तो जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और धीरे धीरे करके उपासना रूखे सूखे मन से ही सही पर ईशानी और उसके घर वालों से बातचीत करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रोज, मैं कुछ नहीं जानती, हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया है और हम सब कहीं घूमने गए ही नहीं। और अब एक हाँ और एक ना मत करना, हम सबके सब चल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। अच्छा बाबा ठीक है, हम सब चलेंगे ट्रिप पर। मैं तो ये भी कहती हूँ कि ईशानी के मायके वालों को भी हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ वृंदा, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। इस ट्रिप के बहाने दोनों परिवार आपस में समय बिता पाएंगे और लौटते समय ढेरों यादें लेकर आएंगे। वो तो है पापा जी, लेकिन लेकिन क्या बेटा? हाँ, कुछ नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन क्या माँ इस ट्रिप पर आने के लिए तैयार होगी? और पता नहीं इस बार वो ट्रिप पर आकर क्या करेगी। फिर वृंदा उपासना को कॉल करके ट्रिप की बात करती है। क्या? ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं आने वाली। मुझे पहले ही यहाँ पर ढेर सारे काम हैं और अब ऐसे छोटे मोटे पिकनिक पर मैं कहाँ अपना समय बर्बाद करती फिरूं। ऐसा नहीं है समधन जी, और ये ट्रिप थोड़ी ना हर महीने होती है। साल में एक दो बार ही तो जाते हैं हम बाहर। चलिए ना, आप आएंगी तो ट्रिप में और मजा आएगा। और सबसे ज्यादा खुशी तो ईशानी को होगी। मैं जानती हूँ कि आपको भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए हमारे साथ चलिए। बाकी के काम तो बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपकी प्रायोरिटी परिवार को दीजिए, ना कि बाकी की चीजों को। पर वृंदा बहन, मैं वो देखिए, आप आ रही हूँ और मैं उसी के हिसाब से सारी तैयारियां कर रही हूँ, इसलिए आप मना नहीं कर सकती। इस तरह से उपासना को ना चाहकर भी सबके साथ ट्रिप पर जाना ही पड़ता है। फिर वहां जाने के बाद, अरे वृंदा बहन जी, ये कैसा रिसॉर्ट है? अरे यहाँ का तो एसी ही खराब है। और तो और खाना भी कैसा है यहाँ पर? अरे इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के पास वाले मंदिर में मिलता है, वो भी एकदम मुफ्त में। मुझे तो लगता है कि मैंने गलती ही कर दी यहाँ आकर। बेवजह मेरा समय जाया हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, मैंने रिसोर्ट के स्टाफ से कह दिया है, तो वो थोड़ी ही देर में एसी भी ठीक कर देंगे। और रही बात खाने की, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई व्यंजन पसंद हो तो आप उनसे बनवाने के लिए कह सकती हो और वो आपको तुरंत बनवा कर दे भी देंगे। अच्छा, फिर ठीक है। अरे पापा, मुझे लगा कि माँ ने वृंदा आंटी की बात मानी, इसीलिए यहाँ पर आई और इनके खड़ूस स्वभाव में थोड़ा सुधार भी आ गया। लेकिन मैं गलत था, ये तो यहाँ आकर भी शुरू हो गई। अब क्या ही बोलूं मैं, थक गया हूँ तेरी माँ को चिल्ला चिल्ला कर। अरे हद होती है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, वरना इनकी जगह पर कोई और होता तो अभी तक ये रिश्ता तोड़ चुका होता। सच में पापा, मुझे भी अब वही लग रहा है। फिर इसी ट्रिप के दौरान तुषार और कोमल भी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। देखो ना तुषार, सबके सब बिजी हैं और मेरी फोटोज खींचने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो तुम ही मेरी फोटो खींच दो ना। वो तुम्हें मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था ना, उसी तरह खींचना। वो नया ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं भी उसी की तरह एडिट करूंगी अपनी फोटोज। ओके मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो, अब ओवर एक्टिंग कम और काम ज्यादा करो। प्लीज अच्छे से खींचना। अगर ये वीडियो अच्छा बना तो मैं तुम्हें अपने सोशल मीडिया पर क्रेडिट दे दूंगी। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो मरे ही जा रहा हूँ कि कब तुम मुझे क्रेडिट दोगे और कब मेरे भाग खुलेंगे। ज्यादा बकवास मत करो और काम करो।
बड़े आए मरे जाने वाले। जस्ट किडिंग यार। उनकी ये बातें वहां से गुजर रही उपासना सुन लेती है और गुस्सा होकर वह उनके पास जाती है। कोमल, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें तुम्हारे माँ पापा ने कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? पर आंटी, अरे मेरा बेटा तुम्हारी फोटो खींच रहा है और तुम हो कि उसी को उल्टा बोल रही हो। अब ये भला क्या बात हुई? और तू तुषार, इसे एहसान फरामोश लोगों की मदद करता ही क्यों है तू? अरे माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ही पहले मस्ती की थी, फिर उसके बदले कोमल ने वैसा कहा और हम दोनों तो बस ये सब मजाक मजाक में ही कह रहे थे। तो आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? एग्जैक्टली आंटी, जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या कहा? मुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अरे तुमसे बेहतर तो वो झोपड़ी झुग्गी वाले अनपढ़ भिखारी लोग हैं। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी उम्र से बड़े लोगों के साथ ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हो और छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो जो कि एकदम यूजलेस है। अरे क्या हुआ कोमल बेटा? फिर कोमल महेंद्र को सारी बातें बताती है। देखो बेटा, तुम्हें समधन जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और समधन जी, आप भी जाने दीजिए ना, बच्चे आपस में मजाक ही तो कर रहे थे, बस और कुछ भी नहीं। देखिए भाई साहब, मुझे भी इन्हें डांटने के लिए किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, लेकिन ये कोमल ही इस प्रकार से बात कर रही थी कि मुझे इसे डांटना ही पड़ा। जाने दीजिए ना, अगली बार से ये ध्यान रखेगी। वही बेहतर होगा। इतना बोलकर उपासना आगे निकल लेती है और तुषार भी उसके पीछे चला जाता है। अरे ये सब क्या है माँ? कभी तो चुप भी रह लिया कीजिए ना। जब देखो तब सब पर गुस्सा करती रहती हो और उसके बावजूद भी ये सभी लोग आपके साथ इतने प्यार से पेश आते हैं। अरे आप में पूरी ना सही, लेकिन कम से कम थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं है क्या? अरे चुप कर, बहुत सी अच्छाई है मुझ में, लेकिन तुम सबकी आंखें मेरी अच्छाई देख नहीं पाती और वही दिक्कत है। और सबके सब मुझे गलत ही समझते हैं। नहीं माँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप जो कुछ भी कह रही हो वो सरासर गलत है। अरे चुप हो जा, और ज्यादा बोला तो सबके सामने ही तेरे कान के नीचे सितार बजा दूंगी। और ज्यादा उस लड़की में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ। अभी तो वो तेरे दोस्त थे, पर ना जानिए ये दोस्ती कब प्यार का रूप ले ले। देखो, गलती आप में और आपकी सोच में है। आप कभी किसी चीज को प्यार से और अच्छाई की नजर से देख ही नहीं पाती। और कोमल और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और ना ही आगे कुछ हो सकता है। और ये बात आप भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चल चल, अब ज्यादा मत बन और मुझे नदी के पास जाने दे। मुझे वहां जाकर बोटिंग करनी है और शाम के समय तू मेरे फोटोज खींचेगा, जिसके बाद वो सारे फोटोज मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखूंगी और सारी औरतों को खूब जलाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इस तरह ट्रिप के दौरान भी उपासना शांत नहीं रहती और अपनी इस बुरी आदत के कारण हर 2 घंटे में वो किसी न किसी मुद्दे पर लड़ती रहती है, जिस कारण दूसरों का भी मजाक खराब हो जाता है। ऐसे ही एक रोज जब वो ईशानी के ससुराल आती है, तभी बातों बातों में वो तुषार की शादी की बात चलाती है। क्या? हाँ बेटा, अभी दिसंबर तक मुझे तुषार की शादी करा देनी है, क्योंकि दिसंबर का ही शुभ मुहूर्त है। फिर उसके बाद अच्छा मुहूर्त सीधे 1.5-2 साल बाद ही आएंगे और तब तक तो उसकी शादी की उम्र भी चली जाएगी। इसलिए मुझे और देरी नहीं करनी। पर माँ, आपको लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी ननद कोमल है ना। तुषार और कोमल की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। और हमें भी कोमल की शादी करानी है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? पहले ही तुझे इस घर में ब्याह कर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, और अब तू ये चाहती है कि मैं फिर से इस घर से एक और रिश्ता जोड़ दूं और उस कोमल को अपनी बहू बनाऊं।
अरे मैं तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन क्यों माँ? आखिर क्या खराबी है इस रिश्ते में? खराबी है, बहुत सारी खराबी है। अरे हम ठहरे व्यापारी लोग और ये सब तो ऑफिस वाले हैं। अरे मैं तो तेरे और राज की शादी के वक्त भी तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ ही थी, लेकिन तेरे पापा की जिद के कारण हमें तेरी और राज की शादी करानी पड़ी। ऑफिस जाने वाले लोग हुए तो क्या हुआ माँ? रिश्ते कमाई और स्टेटस देखकर नहीं जोड़े जाते। और वैसे देखा जाए तो ऑफिस जाने वाले लोग तो ज्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि एक वक्त पर बिजनेस में उतार चढ़ाव होने के कारण एक व्यापारी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन एक ऑफिस जाने वाले की पेमेंट तो हर वक्त फिक्स्ड ही रहती है ना, वो चाहे कुछ भी हो। लेकिन किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को नौकर ही कहलाया जाता है। खैर, तू चाहे मुझे कितना भी क्यों ना समझा दे, लेकिन मैं इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी फिर से। और मैं तो अपने बेटे के लिए उस बेवकूफ कोमल से तो अच्छी ही लड़की लाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? बेवजह कोमल के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो तो बहुत ही अच्छी और खूनी लड़की है। तभी ईशानी देखती है कि वहां पर वृंदा आ चुकी है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर? अरे क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए ना, बैठिए हमारे साथ। इस तरह से वो तीनों बातचीत जारी रखती हैं। लेकिन बाद में जब उपासना चली जाती है, तभी मैं जानती हूँ माँ जी कि आपने दिखाया तो ऐसे है कि जैसे आपने माँ और मेरी बातें सुनी ही नहीं, लेकिन असल में आपने हमारी सारी बातें सुन ली। और ये बात मैं आपके चेहरे के हाव भाव से समझ सकती हूँ माँ जी। नहीं ईशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है जिससे आप सबको तकलीफ होती है। और उन्होंने मेरे ससुराल के बारे में जो भी कहा, वो सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं ईशानी, अब उनका स्वभाव वैसा ही है तो क्या करें हम। लेकिन हाँ, जो लोग जुबान से बुरे हों, जरूरी नहीं कि वो दिल से भी बुरे हों। अब हम उन्हें कुछ भी कहें या तुम भी उन्हें कुछ कहो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम किसी की भी सोच नहीं बदल सकते। क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति अपनी खुद की ही सोच में बदलाव लाना नहीं चाहता, तब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और ईशानी बेटा, जब मैं ही इतनी चिंता नहीं कर रही, तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो बेटा? छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं मंदिर जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों माथा टेक कर आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। फिर ईशानी वहां से चली जाती है। बस बहुत हुआ अब। मेरे ससुराल वाले दिल के इतने अच्छे हैं, लेकिन एक माँ है, ये तो सुधरने से रही। और ये सब बार बार होता ही रहेगा। अगर आज मेरे ससुराल वालों की जगह पर कोई और होता, तो ना जाने क्या हो जाता अब तक। नहीं, इन सब पर फुल स्टॉप लगाने के लिए मुझे ही माँ से नाता तोड़ना होगा। ना ही वो मुझसे कोई बात करेगी, और ना ही वो यहाँ पर आएगी, और ना ही मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती होगी। दिल पर पत्थर रखकर मुझे तो ये करना ही होगा। इस तरह उस दिन के बाद से ईशानी उपासना के साथ बातचीत पूरी तरह बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मायके में परिमल और तुषार भी उपासना से कटे कटे से रहने लगते हैं। देखो परिमल, आज मेरी सहेली मेनका की शादी की सालगिरह है, तो मेरी सारी सहेलियां और उनके पति सालगिरह की पार्टी में जाने वाले हैं। इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे। और ये वाला कुर्ता पहनना, इसमें ही तुम अच्छे लगते हो। बाकी सबके सब तो एकदम सड़े हुए कुर्ते हैं तुम्हारे। नहीं उपासना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला। अकेले ही जाओ तुम। क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे काम है, इसीलिए मैं व्यस्त रहूंगा, और मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू का समय नहीं पड़ा है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्यों? तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या, या किसी राजमहल की रानी हो?
जो हर कोई तुम्हारे अनुसार ही जीवन जिए और तुम्हारे हुक्मों का पालन करते रहे। अरे पर देखो उपासना, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे मैच देखनी है। हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर परिमल वहां से चला जाता है। आज से पहले तो परिमल ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, लेकिन आज ही अचानक से क्या हो गया है इसे। फिर उपासना अकेली ही उस पार्टी में जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब ये भला क्या बात हुई? जो लड़की मुझे रोज बेवकूफों की तरह दिन में 50 बार कॉल किया करती थी, अब उसका फोन ही नहीं आता मुझे। लगता है उसे मेरी बातों से मिर्ची लग गई होगी। लगती है तो लगने दो, मुझे क्या। मैं तो मजे से ये इमरती खाऊंगी। वही तो, तुम्हें क्या है? तुम्हें तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है। और ये इमरती, ये तो हमारे तुषार की फेवरेट है ना, और मेरी भी है। लेकिन तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुमने केवल इसे अपने लिए ही लाया है। हमारे बारे में तो तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा। आएगा भी क्यों पापा? हम थोड़ी ना इनके घर वाले हैं। हम तो पड़ोसी हैं ना। और माँ, आपसे अच्छे तो वो पड़ोसी हैं। अगर बाहर से कुछ लेकर भी आते हैं तो वो पहले हमें देते हैं, फिर उसके बाद खुद खाते हैं। लेकिन आप, जाने दो, क्या ही कहे आपके बारे में। अरे लेकिन चलो पापा, हमें देरी हो रही है। याद है ना, आज हमें ईशानी के ससुराल वालों के साथ बाहर डिनर के लिए जाना है। आओ बेटा, जल्दी चलो। वो लोग तो रेस्टोरेंट की लोकेशन पर हमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। हाँ पापा, पास में ही है ना उनके। फिर वो दोनों बाप बेटे ईशानी के ससुराल वालों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं। फिर अगली सुबह जब उन सबका फोटो उपासना ईशानी के स्टेटस पर देखती है, तभी, अरे ये क्या है परिमल, तुम सब बाहर डिनर पर गए और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। अरे कितनी गलत बात है ये। क्या गलत बात है उपासना? और तुम्हें पूछकर भी क्या ही फायदा होता? तुम तो हमेशा की तरह मना ही करती ना। किसी बात के लिए तुमने आज तक हाँ की भी है क्या? नहीं ना। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फालतू लोगों के लिए फालतू का समय नहीं होता। इसलिए तुम तो केवल अपनी उन सभ्य सहेलियों के साथ ही घूम फिर लिया करो। वही तुम्हारा सब कुछ है ना। बस करो परिमल, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। खाना ही खाते हो या मिर्ची खाने लगे हो? जब देखो तब तीखी बातें करने लगे हो। अरे करूँ भी क्यों ना, तुम्हारी संगत का ही असर है। और शायद अब मैं भी तुम्हारी तरह आदत से मजबूर हो चुका हूँ। परिमल के जवाबों को सुनकर उपासना का मुंह बंद का बंद रह जाता है। वही ईशानी के ससुराल में। अरे ईशानी बेटा, उस दिन भी तुम्हारी माँ बाहर गई थी, इसीलिए वो हमारे साथ डिनर पर नहीं आ पाई। और मैं देख रही हूँ कि बड़े दिनों से तुमने उनसे बात तक नहीं की। वरना हर रोज तो तुम दोनों माँ बेटी कितनी बातें किया करते थे। हाँ माँ जी, वो दरअसल माँ की तबीयत खराब सी है ना, इसलिए वो आजकल ज्यादा बात ही नहीं करती। आराम करने में ही उनका दिन निकल जाता है। बस 2 मिनट ही बात होती है उनसे मेरी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उनसे कहना कि मैंने पूछा है उन्हें। आशा करती हूँ कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। बेचारी माँ जी, ये सभी लोग कितने निस्वार्थ और दिलदार हैं। इनके मन में किसी के लिए भी जरा सी भी खोट नहीं है। माँ ने इनका कितना अपमान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कितनी समझदारी से सब कुछ समझा है और बदले में प्यार से ही व्यवहार रखा है। अगर मैं इन सब की तरह थोड़ी सी भी बन जाऊं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और इन सबको अगर मैंने बता दिया कि मैंने माँ से बातचीत करना बंद कर दिया है, तो ये लोग तो मुझे उनसे बात करने के लिए कहेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसे ही एक रोज जब तुषार नया फोन खरीदता है, तभी, बहुत बहुत बधाई बेटा, इस नए फोन से तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो जाए और ये तुम्हारे लिए एकदम लकी साबित हो। बस यही कहूंगा। थैंक यू सो मच पापा। अरे ये क्या है? तू कब से सारी चीजों को खुद से ही खरीदने लग गया?
इतना महंगा फोन ले लिया और लेने से पहले मुझे बताया भी नहीं। ऐसा क्यों किया तूने? वो माँ। और ये क्या? इससे बढ़िया तो दूसरे फोन थे जो 60-70 हजार में आ भी जाते। तो फिर ये 1.5-2 लाख का आईफोन लेने की क्या जरूरत थी तुझे? सच में तेरी पसंद तो एकदम बेकार है। यही वो कारण है माँ, इसीलिए ये फोन लेने से पहले मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही आपकी बुरी आदत है। हर चीज में नुक्स निकालकर उनकी बेइज्जती करना, दूसरों की मेहनत की कमाई से ली हुई चीज की सराहना करने की जगह पर आप अपने मुंह से केवल गंदगी ही उगाल सकती हो और कुछ भी नहीं आता आपको। जबान संभाल कर बात कर। मैं तेरी कॉलेज की पुरानी सहेली नहीं हूँ, माँ हूं मैं तेरी। तुषार बिल्कुल सही कह रहा है। और तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम एक माँ हो तो माँ वाले काम भी किया करो ना। एक माँ आशीर्वाद देती है, बधाई देकर कुछ मिष्टान बनाती है, लेकिन नहीं, तुम्हें पहले अपनी जहरीली जुबान से जहर उगालना है, फिर उसके बाद ही तुम्हारा खाना हजम होता है। अगर टेढ़े तरीके से पेश आओगी तो बदले में तुम्हें टेढ़े जवाब ही मिलेंगे, समझी कि नहीं? इसलिए दूसरों की जगह पहले तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। आओ बेटा, हम दोनों साथ मिलकर इस फोन को अनबॉक्स करेंगे और आज तेरा ये बाप इस नए फोन की खुशी में अपने हाथों से मीठा हलवा बनाएगा। ठीक है पापा, आप इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वो वीडियो मैं ईशानी को भेजूंगा। ठीक है बेटा। सभी के ये बदले हुए इस स्वभाव को देखकर उपासना को झटके पे झटके लगते जाते हैं। फिर एक रोज जब वो मार्केट में सामान ले रही होती है, तभी अरे वाह, ये तो ईशानी है, अभी जाकर इससे मिलकर आती हूँ। लेकिन ईशानी उपासना को देखकर भी अनदेखा करती है और वो वहां से निकल जाती है। एक समय था जब मैंने इसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था, और एक आज का दिन है जब इसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वही जब जब ईशानी घर पर कॉल करती है तब वो केवल परिमल या तुषार के साथ ही बात करती है। अरे हाँ ईशानी, जब मैं शिमला जाऊंगा तब मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे सभी ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, सो डोंट वरी। अरे तू शिमला जा रहा है और तूने मुझे ये बात बताई भी नहीं। और तो और ये ईशानी के ससुराल वालों को ज्यादा मान सम्मान देने लगा है। पल में ये सब क्या हो चुका है? ये लोग तो इस तरह से कभी नहीं थे। अरे तुषार बेटा, कहीं से जलने की कोई बू तो नहीं आ रही? कहीं हमारे घर से ही तो नहीं आ रही ना? शायद पड़ोस की काकी शकरकंडी भून रही होगी और भूनते भूनते ही जल भी गई होगी। अब हमारे घर से कैसे आएगी पापा? जरूरी थोड़ी ना है कि शकरकंडी ही जले। अरे इंसान भी तो जलते ही है ना। मैं सब जानती हूँ कि ये मुझे ही ताना दे रहे हैं। इस तरह सारे बदलते माहौल के चलते उपासना को धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगती है और इसीलिए वो काफी शांत शांत ही रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे परिमल, तुम कहाँ जा रहे हो? कल सुबह मैं भी तुषार के साथ शिमला जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे तुमसे मुक्ति तो मिलेगी। उस बर्फीली वादियों में तो मुझे बड़ा ही सुकून आने वाला है। अब तुमसे दूर रहूंगा तो वहां पर तो शांति ही शांति होगी ना। कल तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी को याद तक नहीं। और तो और मेरे जन्मदिन के दिन ही ये और तुषार शिमला जा रहे हैं। उपासना काफी उदास हो जाती है। फिर अगले दिन घर में केवल वो अकेली ही होती है। आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं है। हर बार रात 12 बजे ही ईशानी मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया करती थी, लेकिन आज तो मेरा ये फोन बजा ही नहीं। ना तो मेरा जन्मदिन परिमल को याद है, ना ही मेरे बेटे तुषार को, और ना ही मेरी सहेलियों को। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? शायद हूँ ही। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही सबके साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी, और इसीलिए कोई भी मेरे साथ अच्छे से बात ही नहीं करता अब। पर मैं सबसे माफी मांगू भी तो किस मुंह से मांगू? हर किसी का दिल जो दुखाया है मैंने, और वो लोग तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
अब उपासना रोने लगती है। उतने में वहां पर परिमल और ईशानी केक लेकर आते हैं और उन्हें वहां पर देखकर उपासना एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर? और परिमल, तुम तो शिमला निकल चुके थे ना तुषार के साथ, फिर यहाँ पर कैसे आए? अरे नहीं गए हो, ये सब तो एक नाटक था। क्या? हाँ उपासना, मैं जानता था तुम इतनी भी बुरी नहीं हो और एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, और आज वही हुआ। अब तुम हमसे माफी मांगो या ना मांगो, तुम्हारी आंखों से बह रहे इन आंसुओं ने साबित कर दिया है कि तुम्हारे मन में कितनी सच्चाई है। और माँ, मेरे ससुराल वालों को भी आपके जन्मदिन के बारे में याद था और उन सब ने भी आपको विश किया है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। आपने बहुत गलतियां की, लेकिन आज आपको उनका एहसास हो चुका है और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जीवन तो ऐसा ही होता है ना माँ। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार रखेंगे, वो भी हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार रखेंगे ना। इसीलिए सबके साथ प्रेम से रहकर प्रेम में ही जीवन जीना चाहिए। कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, और मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ कर दो और सुधरने का एक मौका दे दो। आगे से मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगी। और ईशानी बेटा, मुझे तो तेरे घर वालों से भी माफी मांगनी है। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। अरे कोई बात नहीं माँ, वो लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए उन्होंने आपकी बात दिल पर ली ही नहीं। इस तरह अंत में उपासना सबसे माफी मांगती है और अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है।